नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संविधान संशोधन पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, देखो संविधान संशोधन पढ़ना जरूरी इसलिए है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग को ये बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, तो चलते हैं पहला संविधान संशोधन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो भाई, पहला संविधान संशोधन बोला गया है कि इसके माध्यम से स्वतंत्रता, सामान्यता और संपत्ति से जो भी मौलिक अधिकार को लागू किए जाने के संबंध में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थे, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर जो भी उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। देखो क्या हुआ ना, समझते हैं। समझ में नहीं आया होगा, हम इसको नॉर्मल भाषा में समझाते हैं बहुत अच्छे से। देखो भाई, पहला संविधान संशोधन जो था, जैसे आपको पता होगा कि हमारा संविधान संशोधन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बिल्कुल पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। जब लागू किया गया ना, तो देखा ना कि कुछ, जैसे लागू तो हो गया, लागू होने के बाद कुछ महीने सरकार चली, संविधान के अनुसार चली, लेकिन बहुत सारा चीज प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, उसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ा। सरकार को लगा कि नहीं, इस पे जरूरत पड़ना पड़ेगा। फिर जैसे था जमींदारी उन्मूलन, जो लैंड रिफॉर्म थे, उसको भी इन्होंने सोचा कि मैं चेंज करता हूँ। और फिर थी सामाजिक और आर्थिक सुधार, जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की तरह रुकावट नहीं। पहले संशोधन में क्या क्या हुआ, क्यों की गई? देखो पहले क्या था ना, देखो पहले क्या था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 19 था, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया। कौन सा था? मतलब हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी थी, बिना किसी रोक टोक, कुछ भी आप बोल सकते हो, चलेगा। तो क्या हुआ ना, समस्या खड़ा हुआ, लोगों की सरकार की आलोचना करते थे। समझ रहे हो ना? देखो मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ ना कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो कुछ दिन बाद, जैसे देख रहे हो ना, 1950 में लागू हो गया है, तो 1951 मतलब 1 साल तक संविधान के अनुसार चली। तो सरकार को बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या क्या हुआ? क्योंकि उस समय क्या थी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे उसी समय। तो बहुत सारे समस्याएं क्रिएट हो गया। जैसे क्या हुआ ना, जब हमारी आज़ादी हुई अंग्रेजों से, फिर संविधान लागू हुआ संविधान सभा द्वारा, तो संविधान ने पूरी आज़ादी दी पब्लिक को। किस चीज का? फ्रीडम ऑफ स्पीच का, मतलब बोलने की पूरी आज़ादी थी, लिखने की आज़ादी थी, आप संपत्ति की आज़ादी थी, समानता का अधिकार था। ठीक है, मतलब संपत्ति का भी पूरा अधिकार दिया गया, बोलने की भी पूरी आज़ादी दी गई, सब कुछ दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद सरकार को लगा कि नहीं, ये लोग जो है ना, मैंने तो पूरी आज़ादी दे दी है, लेकिन ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? बहुत सारे बातें ऐसे थे जो मिसयूज कर रहे थे, पब्लिक ही मिसयूज कर रही थी, अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी बोले जा रहे थे। तो सरकार को लगा नहीं, इस पे कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे ना तो दिक्कत है। तो सरकार ने क्या किया ना, संशोधन किया। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में हुआ। कब? 1951 में। ठीक है, आज जैसे अभिव्यक्ति की आजादी में बहुत सारे भाषण होते थे जो हिंसा की बात हो जाती थी, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, राज्य की जो सुरक्षा है ना वो खतरे में आ जाएगी। सरकार क्या चाहेगी ऐसा करना? नहीं, क्योंकि संविधान यही तो कहता है ना कि संविधान में जो भी पावर दिया गया ना, वो पब्लिक हित के लिए, और पब्लिक के लिए और लोगों के हित, देश के हित के लिए दिया गया। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो जिससे देश में हिंसा फैल जाए,
लोगों की इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा हो जाए, सरकार को मुश्किल खड़ा हो जाए, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो हर किसी को आज़ादी दिया गया, लेकिन सरकार ने बोला नहीं, मैं इस पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्ट लगाऊंगा। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, स्वतंत्रता पे, सामान्यता पे और संपत्ति पे क्या किया, मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ जो अभिव्यक्ति के मूल अधिकार थे उस पे उचित प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई, प्रथम संविधान संशोधन। दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी ना, लैंड रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। देखो क्या थी ना, आजादी के बाद सरकार ये चाहती थी ना कि जो भी बड़े बड़े जमींदार लोग थे, क्योंकि आजादी से पहले बहुत सारे जमीन थे किसके पास, जमींदारों के पास थी। तो चाहती थी ना सरकार की नहीं, जो जमींदार की जमीन है वो थोड़ा किसानों में बांट दिया जाए। क्या, बिल्कुल बांटा जाए, ताकि सबको उचित मान सम्मान मिले और सबको हक से जीने का अधिकार मिले। लेकिन समस्या ये थी कि फंडामेंटल राइट्स में क्या था, अनुच्छेद 31 जो कहता है, अनुच्छेद 31 वो क्या कहता है कि संपत्ति के अधिकार रखने की पूरी आजादी होगी। तो जैसे ही हम संपत्ति के अधिकार की बात करते थे, राजा महाराजा से जमीन कुछ लेके हम किसान में बांटना चाहते थे, तो जो जमींदार लोग थे वो सीधे कहाँ चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाते थे तो बोलते थे नहीं, मेरा संपत्ति को छीना जा रहा है और ये तो सीधा अनुच्छेद 31 का उल्लंघन है और मौलिक अधिकार के साथ हनन किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार को लगा नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने लैंड रिफॉर्म किया, लैंड रिफॉर्म किया। तो इस तरह से देखोगे ना, तो अनुच्छेद पहला जो अनुच्छेद संशोधन हुआ 1951 में, इसीलिए किया गया। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए ना कि किस लिए किया गया था, अगर पूछ दे तो आप बता देना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, अनुच्छेद 19 जो है वो बोलने के, लिखने की, छापने की पूरी आजादी है। 14 क्या है, सामान्यता का अधिकार है। 15 भेदभाव ना करने का अधिकार। 31 संपत्ति के अधिकार है। ये सब बड़ी समस्या क्रिएट करने लगी जब संविधान लागू हुआ उस समय। तो क्या किया गया, सरकार ने इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जैसे लैंड रिफॉर्म क्या थे, उस समय जमींदारी प्रथा था, एक एक आदमी के पास इतना सारा जमीन था कि आप मत सोचो। भाई एक के पास 50-500 एकड़ जमीन होगा और एक के पास 201 एकड़ भी जमीन नहीं होगा। तो ये एक तरह से दादागिरी करेगी ना वो। तो सरकार क्या ऐसा चाहेगी, नहीं। तो वो जमीन को क्या करती थी, किसानों में बांटने के लिए ये संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट दे दिया गया। मतलब उस कानून को रद्द करके जब चाहे संविधान के तहत किसी भी जमीन को आप सरकार अपने फायदे के लिए ले सकती है, लेकिन उसकी मुआवजा सरकार देगी। तो ये लैंड रिफॉर्म भी मामला जो थी ना, वो पहले संविधान संशोधन के तहत किया गया। ठीक है, बोलने वाले आजादी को भी बहुत सारे, जैसे ना होती है सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, इस सब के लिए जो भी चीज है ना, आप नहीं, जैसे आपको बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ऐसा स्पीच दे दो जिससे हिंदू मुस्लिम होने लगे, दंगा फैल जाए, बहुत सारी बातें हैं। तो ये आपको पहला संविधान संशोधन के तहत रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, पहला संविधान संशोधन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं दूसरा। देखो दूसरा संविधान संशोधन जो था वो 1951 में हुआ, मतलब उसी साल हुआ था। 1951 के जो जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधियों को पूर्व व्यवस्थित किया गया। देखो इसमें कुछ खास नहीं हुआ। ये जो है ना दूसरा संविधान संशोधन, वो 1952 में किया गया था। देखो ये संशोधन तो 1952 में हुआ, लेकिन लागू इसको 1953 में किया गया। समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ ना, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार था। तो इसमें एक ही मुद्दा था ना कि जो लोकसभा है और राज्यसभा के जो भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली जनसंख्या के आधार पर निर्धारित हो। जिसका जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना सीट होनी चाहिए। जैसे यूपी में आप देखोगे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां सीट भी बहुत ज्यादा है। देखते हो ना, लोकसभा को वहां 80 सीट है। समझ रहे हो ना। तो ये बोला गया था संविधान संशोधन 1952 के दूसरा संविधान संशोधन में, यही बातें बोली गई थी। ठीक है,
मतलब विधानसभा और लोकसभा का जो भी सीट निर्धारित होगी ना, वो जनसंख्या के आधार पर होगी। बिल्कुल। क्यों जरूरी था? क्योंकि आपको पता है ना कि अनुच्छेद 181 है, आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 81 में हर राज्य में कम से कम एक संसद का प्रतिनिधि होगा। तो इसमें पता है 7.5 लाख जनसंख्या पे एक संसद का व्यवस्था किया गया था। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हाँ। तो ये बहुत आसान था, इसमें और कुछ खास नहीं किया गया था। तीसरा संशोधन क्या था? तीसरा संशोधन, देखो तीसरा संशोधन था जो बहुत आसान है। क्या बोला गया तीसरा संशोधन? इसके अंतर्गत जो 7वीं अनुसूची जो था, 7वीं अनुसूची, देखो इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को संवर्ती सूची के जो 23वीं प्रविष्ट के स्थान पर जो खदान, पशुओं के लिए चारा, कपास, जूट को रखा गया। इसके उत्पादन के आपूर्ति लोकहित को समझने पर सरकार पर नियंत्रण लगा सकती है। देखो समझते हैं। देखो क्या था ना, क्या था कि जैसे बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो क्या थी ना, व्यापार से रिलेटेड था। मतलब ना जब उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्यों जरूरी हुआ ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया कि कौन किस पे टैक्स लगाएगा। जैसे बहुत सारे भारत के सामान जो होगा वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 19 भी कहा गया है कि हम व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी ना, कि कौन सा व्यापार राज्य के भीतर माना जाएगा और कौन से राज्य के बीच में, ये तय कौन करेगा। मतलब कहने का मतलब होगा कि जो राज्य का कहना था ना कि हमारे जो माल बिकेगा वो टैक्स हमें मिलेगी, और दूसरे राज्य कहना था कि लेकिन फैक्ट्री तो हमारे राज्य में है तो टैक्स हमें दे दो। तो काफी कंफ्यूजन होता था। समझ रहे हो ना? मतलब ना जैसे मान लो सिंपल ये कहा गया था। देखो दिक्कत क्या होती थी ना, कि जैसे मान लो संविधान का था ना कि भारत के अंदर हर राज्य में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र रूप से चले। ये अनुच्छेद कौन सा बोला गया है? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 307 में ये बातें कही गई है, लिखा ही गया है कि हर राज्य में व्यापार और वाणिज्य जो होंगे वो स्वतंत्र रूप से चले। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक हमने पढ़ाया है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अपना माल बेच सकता है, खरीद सकता है। हर राज्य एक दूसरे से व्यापार कर सकता है। लेकिन समस्या हो क्या हुई, कुछ मामलों में राज्य भिड़ने लगे आपस में। जैसे मान लो कि फैक्ट्री महाराष्ट्र में है और आप अपने प्रोडक्ट को बिहार में बेच रहे हो। फैक्ट्री महाराष्ट्र की है, बेच रहे हो बिहार में वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन करके। तो सवाल उठा कि इस पे टैक्स कौन वसूलेगा। समझ रहे हो ना? इस पे टैक्स कौन वसूलेगा? महाराष्ट्र कहती थी ना कि फैक्ट्री तो हमारे राज्य में है, टैक्स हमें मिलेगा। बिहार कहता था नहीं, माल हमारे राज्य में बिका है तो टैक्स हमें मिलना चाहिए। इसके लेके टैक्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तो संविधान पहले क्या कहता है? देखो संविधान के हम अनुच्छेद को भी लेके चलेंगे। अनुच्छेद 301 और 307 से यही कहता है कि जो भी राज्य में व्यापार होंगे और वाणिज्य होंगे वो स्वतंत्र रूप से चलेंगे। अनुच्छेद 301 से 307 तक ये बातें कही गई है। लेकिन जब टैक्स की बात आती है ना, तो देखो आपने अनुच्छेद कितना पढ़ा? अनुच्छेद अनुच्छेद 269। अनुच्छेद अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269 क्या कहता है? अनुच्छेद 269 यही कहता है कि केंद्र के जो कर होंगे वो राज्य को भी दिए जाएंगे। और 286 जो अनुच्छेद है, 286 है, 286 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य किसी वस्तु पर टैक्स नहीं लगा सकता। समझ रहे हो ना? किसी भी वस्तु पर टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन यह स्पष्ट परिभाषा नहीं थी कि राज्य के बाहर बिक्री या इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा। हर राज्य अपनी अपनी परिभाषा बना लेते थे। इसीलिए इसी वजह से टैक्स के लेके काफी समस्याएं खड़ा हो गई। ठीक है। तीसरी इसलिए तीसरा संविधान संशोधन करना पड़ा। ठीक है। मतलब ना राज्य के भीतर किसे राज्य कहा जाएगा, कौन सा किसके लिए होगा, तो ये कहा गया।
क्योंकि 269 यही कहता ना कि संसद को अधिकार दिया गया है कि यह तय करे कि कौन व्यापार राज्य के अंदर है और कौन राज्य के इंटर स्टेट में है। ये काम राज्यों का नहीं बल्कि संसद को कहा गया है अनुच्छेद 269 में। और 286 में यही कहा गया है कि जो भी राज्य बाहर से भेजे गए माल पर टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन बाहर बिक्री को अस्पष्टता थी, तो इसीलिए ये संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब संविधान संशोधन था ये, समझ रहे हो आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यही बोला गया है कि इसके अंतर्गत जो 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची को 23वीं प्रविष्टि के स्थान पर खदानों, पशुओं, चारा, खच्चा, कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन और आपूर्ति को लोक हित को समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सके। ठीक है, बहुत सिंपल यही था कि तीसरा संविधान संशोधन में यही बात की गई। समझ रहे हो ना। मतलब ना देखो, पहले क्या था, पहले की स्थिति क्या थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय क्या था, ट्रेड चलती थी, कॉमर्स चलती थी, स्वतंत्र रूप से होता था। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में जाकर अपना माल बेच सके, खरीद सकता था, राज्य उस पर कोई अनावश्यक टोक टाक नहीं कर सकती थी। लेकिन संविधान के जब 301 से 7 तक ये बातें कही गई है, देखो जो ये सब बातें जो है ना 301 से 7 तक मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसीलिए संविधान और 269 को भी मैंने पढ़ाया है कि केंद्र सरकार किन करों को वसूल सकती है और कौन से कर राज्य को दिए जाएंगे, ये 269 में बोला गया। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछी जाती है। और 286 में यही पूछा गया है कि राज्य किसी वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगा सकते, खासकर वे वस्तु जो राज्य के बाहर बेची जाती है। ठीक है, तो ये बातें थी, तो इस सब के लिए समस्या था, इसलिए हम लोगों ने तीसरा संविधान संशोधन किया। बहुत सारे समस्या यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब देखो बदलाव क्या हुआ 269 में। देखो क्या 269 को थोड़ा सा चेंज किया गया। 269 में अगर हम संविधान के अनुसार चले तो पार्लियामेंट को यह अधिकार होगा या कानून बनाकर तय करे कि कौन सी वस्तुओं को व्यापार राज्य के भीतर, स्टेट में कौन सी वस्तुओं को व्यापार के राज्य के बीच है। मतलब पहले अधिकार राज्यों के पास था, लेकिन अब संसद को दे दिया गया। ठीक है, इससे उससे व्यापार तय कर सकेगी कि वस्तु की बिक्री राज्य के भीतर मानी जाएगी और कौन सी बिक्री राज्य के बीच मानी जाएगी। और दूसरा बदलाव 286 में किया गया, उसमें क्या कहा गया कि राज्य किसी ऐसे माल पर टैक्स नहीं लगा सकता जो राज्य के बाहर बेचा गया हो। लेकिन राज्य के बाहर बिक्री का मतलब ये नहीं कि संविधान में लिखा गया था, तो ये सब बातें बोली गई। मतलब आसान भाषा में ऐसे समझो, मान लो कि एक कंपनी दिल्ली में है, ठीक है, और कपड़ा बेचती है मुंबई में। ठीक है, मुंबई के व्यापारी उसको खरीदते हैं, कपड़ा बेचती है और जो मुंबई के माल खरीदते हैं। ठीक है, पहले झगड़ा होता था ना कि दिल्ली कहते थे कि उत्पादन मेरे यहाँ हुआ तो टैक्स मेरा, मुंबई कहती है कि नहीं माल मेरे राज्य में बिका, टैक्स मेरा। तो इस संशोधन में संसद ने कहा ऐसी बिक्री को इंटर स्टेट कहा जाएगा, इंटर स्टेट कहा जाएगा। मतलब इस पर टैक्स कौन लगाएगा, आप संसद तय करेगी। ठीक है, इस राज्यों में टैक्स को लेकर झगड़े को खत्म किए गए। तो ये कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद तीसरा संविधान संशोधन था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन मैंने डिटेल समझाया, दूसरा में कुछ ज्यादा था नहीं, तीसरा यही समझाया कि टैक्स के लेके कंफ्यूजन था। जो भी देखो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज ना जोड़ा गया, जैसे खाद्यान्न वस्तुओं, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जो इसकी आपूर्ति को समझाने के लिए कौन करेगी, सरकार पर नियंत्रण लगा सकेगी। ठीक है, तो ये था। और 269 में क्या कहा गया है कि ऐसे टैक्स होंगे जो राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार लगाएगी, लेकिन राज्य सरकार को भी उसका हक मिलेगा। और 286 में यही कहा गया है कि राज्य ऐसे भी माल पे टैक्स न लगाए जो राज्य के बाहर बेचा गया हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये 269 और 286 को अच्छे से आप समझ लो, समझ में आया। 269 पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछते हैं, यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा एग्जाम में। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको नहीं बन पाता है, वहां गलत कर देते हो, समझ रहे हो। देखो मैं सिंपल में आपको पूरा अनुच्छेद समझा दे रहा हूँ, लिंक भी कर दे रहा हूँ। लिंक करना बहुत बड़ी बात है ना, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। देखो 269 क्या कहता है समझ लो, फिर से एक बार समझ लो
269 अनुच्छेद ये कहता है कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार वसूल सकती है, लेकिन उसका पैसा राज्य सरकार को भी दिया जाता है। ये 269 में कहा गया है। मतलब टैक्स लेने का पूरा पावर केंद्र के पास है, लेकिन फायदा राज्यों को भी मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि किसी एक कंपनी अपने माल को उत्तर प्रदेश और बिहार में बेचती है, ठीक है, बेचेगी, व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन राज्यों के जो बीच होगी ना, इंटर स्टेट कहलाएगी, क्योंकि एक राज्य से माल दूसरे राज्य में जा रही है, तो इसको बोला जाता है इंटर स्टेट सेल। लेकिन अब जो टैक्स सेल होगा, जिसको आप सिंपल भाषा में जीएसटी टैक्स कहते हैं, केंद्र सरकार वसूली। देखते हो ना, जीएसटी का पूरा पावर केंद्र सरकार के पास है। लेकिन उसके बाद पता है उस टैक्स को राज्यों में भी बांटी जाएगी, ये बोला गया है 269। क्यों जरूरी है? क्योंकि माल तो मेरे राज्य में टैक्स से गया भाई, तो तुम तो मेरे को हक अधिकार दोगे ना, यही बोला गया। तो इसलिए राज्यों को भी जो भी बिक्री होगी ना टैक्स वसूलने का, वो राज्यों में भी बांटा जाएगा। तो यही यही तीसरा संविधान संशोधन इसी के लेके हुआ था, इसी के लेके हुआ था, जो अनुच्छेद 269 के लेके ही तीसरा संविधान हुआ। क्यों हुआ? पहले संविधान में ये साफ नहीं था कि इंटर स्टेट जो ट्रेड होगा वो राज्यों के बीच व्यापार की परिभाषा क्या होगी। मतलब हर राज्य अपनी अपनी परिभाषा दे देते थे और लड़ाई हो जाता था दोनों के बीच में टैक्स के लेके। तो यही इसीलिए तीसरा संविधान संशोधन, संसद को पूरा पावर दिया गया कि कौन सा व्यापार राज्यों के बीच है और कौन सा राज्यों के अंदर, और झगड़े को खत्म किया गया। ठीक है, तो समझ में आ गया 269 का लिंक तीसरा संविधान संशोधन से जोड़ो। आप देखो 286 भी क्या था, देखो 286 में जो अनुच्छेद 286 है, हम देखो मैं पूरा हम अनुच्छेद पढ़ाए हैं, देख लेना मेरा यूट्यूब पे जाके। कोई भी राज्य उस वस्तु पर टैक्स नहीं लगा सकता जो राज्य के बाहर बेची गई हो या किसी दूसरे राज्य में बेची जा रही हो। मतलब ना कि अगर आपका माल आपके राज्य से बाहर जा रहा हो तो आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। मान लो कि आपकी फैक्ट्री महाराष्ट्र में है और वह माल गुजरात में बेचती है, तो अब महाराष्ट्र यह नहीं कर सकता यह माल हमारे राज्य से बाहर जा रहा है तो हम टैक्स लेंगे, नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार यह टैक्स नहीं ले सकता। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपका जूता का फैक्ट्री महाराष्ट्र में है, ठीक है, और जूता वाला फैक्ट्री जो है ना वो माल आप बेच रहे हो कहाँ, गुजरात में। तो ऐसा नहीं कि वो बोलेगा नहीं महाराष्ट्र में मेरा फैक्ट्री है, मुझे आप टैक्स दो, ये तो मेरा प्रोडक्शन हुआ, यहाँ से हुआ नहीं। पहले क्या समस्या थी ना कि संविधान के बाहर कोई भी, जैसे आउट स्टेट का मतलब ही नहीं समझ पाते थे, संविधान को नहीं समझा पा गया था, तो कोई भी माल बाहर गया हो, बाहर में बिक्री किया हो, जैसे आपने डिलीवरी यहाँ से ली या अंदर से, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो तीसरा संविधान संशोधन भी किया गया। मतलब यहाँ पे भी संसद को पूरी पावर देगी कि संसद तय करेगी कि राज्य के बाहर, भीतर, मतलब राज्य के बाहर जो भी बिक्री होगा वो राज्यों के बीच में इंटर स्टेट का मतलब समझा दिया गया। ठीक है, मतलब अब कोई राज्य अपनी मर्जी से टैक्स की परिभाषा नहीं बदल सकती। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये 286 का, देखो 269 और 286 के लेके ही तीसरा संविधान संशोधन हुआ था। देखो भाई, संविधान संशोधन करना इतना आसान काम नहीं है क्या? नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसीलिए मैं हर एक चीज को समझा रहा हूँ क्यों करना पड़ा। जैसे मान लो आप संविधान संशोधन छोड़ो, अपने जीवन को ही आप संशोधन करो। जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो बहुत सारी चीजों को संशोधन करना होगा ना। जैसे मान लो कि आप सिगरेट और दारू पीते थे तो छोड़ना होगा, तो भी एक संशोधन हुआ। मान लो कि कोई आप ऐसा काम करते थे जो आपके लिए नुकसानदायक है, तो उसको भी आपको संशोधन करना होगा, मीन्स उसको हटाना होगा। तो संविधान संशोधन, पूरी संविधान को, स्ट्रक्चर को चेंज करना, ये काफी जटिल मुद्दा है हमारे संविधान में। आप हमारा संविधान एक ऐसा संविधान बनाया गया है जिसको संविधान संशोधन करने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। जैसे देखा था ना पिछले बार हमारे मोदी गवर्नमेंट जी ने बोले थे अब की बार 400 पार, तो उनको क्या टारगेट था कि 400 सीट आ जाएगी, फुल बहुमत में रहेगा, जब चाहेंगे हम कोई भी चीज चेंज कर देंगे, यही ना था। लेकिन पब्लिक ने क्या सोचा, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरा अधिकार ही खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो
हमारे संविधान में आप प्रियम्बल में जाओगे तो वहां सीधा बोला गया है भारत एक सेकुलर कंट्री है। अब सेकुलर वर्ड को अगर मान लो हटा दिया जाए संविधान से तो फिर मतलब ही खत्म हो जाएगा, एक हमारा धर्म राज बन जाएगा। जैसे पाकिस्तान है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे पाकिस्तान क्या है, जैसे हमारा इंडिया जब पाकिस्तान अलग हुआ तो इंडिया सेकुलर वर्ड को यूज किया, बोला कि हम यहाँ हर धर्म को फॉलो करेंगे और पालन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बोला नहीं, हम यहाँ अपना धर्म को फॉलो करेंगे। तो पता है वो एक इस्लामिक कंट्री है। और आप देख लो दुनिया में जो जो लोग धर्म के आधार पे देश बने हैं वो उतना तरक्की नहीं किया, क्योंकि धर्म के आधार पे देश को चलाना काफी बहुत प्रॉब्लम होती है। जो भी सरकारें होती है ना वो अपने फायदे के लिए करती है और इससे क्या होती है ना बहुत नुकसान होता है। लेकिन हमारा देश जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ आप संविधान के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अब पॉलिटिकल एंगल इसमें जोड़ोगे तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे संविधान पूरा पावर देती है, ठीक है। तो 286 269 समझ में आ गया। 286 में तो मैंने बताया ना कि कोई भी राज्य उस वस्तु पर टैक्स नहीं लगा सकती जो उसके राज्य के बाहर बेची गई हो या दूसरे राज्य को भेजी जा रही हो, उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ये 286 का कहना है, ठीक है। तो 286 और 269 समझ में आ गया और इसी के लेके हमारा सरल शब्दों में तीसरा संविधान संशोधन हुआ था। पूरी पावर किसको दी गई? संसद को दी गई, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा उड़ा देना, मैं पूरा डिटेल समझा दे रहा हूँ। देखो भाई मेरे पास इतना पैसा तो नहीं ना कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा एक वक्त से। देखो 14 संविधान संशोधन क्या बोलता है, चौथा देखो क्या कहता है, ये 1955 में हुआ था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता। क्या समझ में आया? देखो समझ में मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ ना कि जब चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ तो भारत सरकार ने आजादी के बाद कई भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म लाए। अभी भी देखो विवाद खड़ा रहती है। इसका उद्देश्य था ना कि जो जमींदारी प्रथा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में पहले बहुत ज्यादा जमींदारी प्रथा था। जमींदारी प्रथा में देखोगे ना तो एक एक व्यक्ति के पास बहुत सारा जमीन थे, इतना जमीन था 2-2 हजार एकड़ जमीन था और किसान के पास कुछ नहीं था। तो भाई एक तरह से दादाशाही चलती थी ना, तो सरकार ने बोला नहीं, जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाए और किसान को जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। मतलब जो जमींदारी में जिसके पास इतना सारा जमीन है उसको किसान में भी बांटा जाए और किसान को भी दिया जाए, ठीक है। तो जमींदारी प्रथा को हमारे देश में खत्म किया गया। लेकिन जब सरकार ने ऐसे कानून बनाए तो जमींदारों ने क्या किया, क्योंकि जमींदार को पूरा हक मिला ना, क्योंकि अनुच्छेद क्या था, अनुच्छेद जो हमारा 31 है उसमें सीधा बोला गया है कि आपको संपत्ति रखने का पूरा अधिकार है। तो जमींदार लोग थे वो सीधे न्यायालय चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और वहां पेटिशन दायर कर देते थे, अपना याचिका दायर कर देते थे। तो उन्होंने सीधे जमींदार लोग कहते थे भाई संपत्ति का अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। उस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाता था। लेकिन अदालतों ने कई बार कहा कि सरकार के कुछ भूमि सुधार कानून है जिसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर उसे रद्द कर दिया गया, इसलिए सरकार ने मजबूरन में चौथा संविधान संशोधन किया, ठीक है। मतलब चौथा संविधान किया ताकि सरकार को सामाजिक और आर्थिक सुधारों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। देखो क्या क्या बदला इस संशोधन में, बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे आर्टिकल्स 31 क्या था, आर्टिकल्स 31 था संपत्ति के अधिकार, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 को चेंज किया गया, आर्टिकल्स 31A को आर्टिकल्स 31B आदि को समझाया गया। जैसे आर्टिकल्स ए में क्या था, पहले संविधान कहता था कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को सरकार उचित मुआवजा देकर ही ले सकती है। लेकिन अदालतों ने उचित मुआवजा का अर्थ यह निकाला कि सरकार मार्केट प्राइस के बराबर पैसा देगा। सरकार ऐसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए चौथा संविधान संशोधन बदला गया। संसद ही तय करेगी कि मुआवजा कैसे और कितना दिया जाएगा, इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती। देखो चौथा संविधान संशोधन में कहा गया कि अगर मान लो कि आप रेलवे लाइन किसी जगह से जा रही है
और जमीन आ चुकी हो, तो सरकार का पूरा अधिकार है कि वो जमीन लेगी, लेकिन वो क्या करेगी ना, जिस पर्सन का है वो चली जाएगी अदालत। अदालत बोलेगी सर मेरा जमीन तो सरकार ने ले लिया और सरकार ने पैसा भी नहीं दे रहा है। तो अदालत बोलती थी नहीं, आप मार्केट बेस वैल्यू पे पैसा दो, जिसमें इसका अभी प्रेजेंट टाइम में रेट चल रहा है वो पैसा आपको देना होगा। समझ रहे हो? तो सरकार को समस्या आ जाती थी, बोलता था अरे ये तो बहुत समस्या है, और उतना पैसा सरकार के पास उस समय भी नहीं था, अब अभी भी नहीं है, तो नहीं दे पाते थे। तो जो रेट वाला सिस्टम था ना, वो तय करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो संसद ने क्या किया, ओ मैं इसकी क्या करता हूँ, संशोधन करता हूँ। तो देखो इसीलिए चौथा संविधान संशोधन किया गया, और सीधे देखो इसमें क्या बोल दिया गया कि न्यायालय को इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई इंटरफेयर नहीं करना होगा, संसद खुद तय करेगी कि हम पैसा कितना देंगे। समझ रहे हो? मतलब हम कितना मुआवजा देंगे वो हम खुद तय करेंगे, जो भी सरकार को उचित लगेगा हम उसके अनुसार पैसा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चौथा संविधान संशोधन करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे ना, तो अनुच्छेद के साथ जो भी सभी कानून अदालत में चुनौती नहीं दिए जा सकते। अनुच्छेद चौथा के अनुसार आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हो, क्यों ना फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे। और साथ ही साथ पता है अनुसूची जो 9वीं अनुसूची में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार भी कुछ ऐसे चीज जोड़ेंगे जिसकी भी आप चुनौती नहीं दे सकते हो, और बहुत सारे बदलाव भी किए गए। ठीक है, थोड़ी पावर दी गई सरकार के पास संपत्ति से मामला। ठीक है, जैसे मान लो कि हर जमींदार के 100 एकड़ से ज्यादा जमीन सरकार ले लेगी और गरीबों में बांट देगी, तो जमींदार तो भाई कहेगा ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, अनुच्छेद 31 का। तो वो कहाँ जाएगा, वो कोर्ट जाएगा, तो सीधे बोलेगा ना कि मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो पहले अदालत ऐसा कह सकती थी कि यह कानून गलत है, रद्द किया जाए, लेकिन अब चौथे संविधान संशोधन के बाद ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार ने कहा है कि यह कानून लोकहित का है, फंडामेंटल राइट से सुरक्षा मिली हुई है। ठीक है, तो इसमें भूमि सुधार बहुत सारे चीजों की चेंज की गई। ठीक है, रेट तय करने का मतलब पूरी अधिकार संसद के होगा। समझ में आ गया? जो भी मुआवजा देगी ना वो संसद ही देगी। ठीक है, आगे 5वां संविधान संशोधन है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधानसभा अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारित करे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। देखो पहले चलो अनुच्छेद 1। देखो कोई भी संशोधन पढ़ने से पहले आपको अनुच्छेद ही समझना होगा ना, क्योंकि अनुच्छेद में जो प्रावधान दिया गया उसी को ना चेंज करोगे आप। ऐसा तो नहीं कि कुछ फालतू चीज इसमें ऐड कर दोगे। तो हमारे संविधान में क्या बोला गया? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अनुच्छेद सीधा 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा या यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि कल के दिन मान लो कि इंडिया कोई अधिकृत क्षेत्र को अपने पास लाता है, जैसे मान लो पीओके को ला के रख दिया अपने पास, या मान लो नेपाल का कुछ हिस्सा अपने पास आ गया, तो भारत के अधिक्षेत्र माना जाएगा। ये अनुच्छेद 2 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 3 कहता है कि मान लो कि हम कोई राज्य को 2 पार्ट में टुकड़ा में बांटे, जैसे उत्तराखंड को मैं उत्तर प्रदेश को मैंने उत्तराखंड बांटा, अब कल के दिन और उत्तर प्रदेश को बांटने की नौबत आ जाए, तो या राज्य के सीमाओं में परिवर्तन के या नाम में, ये सब करने का पावर पूरी संसद को है, मतलब राष्ट्रपति को है। ठीक है, लेकिन ये भी प्रावधान किया गया कि आप सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपको विधानसभा से राय लेना पड़ेगा, ओपिनियन लेना पड़ेगा। मतलब भारत आजाद तो हुआ, संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए गए, कभी किसी देश की सीमा, नाम, बाउंड्री बदलना हो तो सब किसको दिया गया पावर? संसद को दिया गया कि कर सकती है, वो भी अनुच्छेद 3 के तहत। यही ना, अनुच्छेद 3 के तहत में सीधा ये बात लिखी गई है कि संसद जब भी किसी राज्य की सीमा, नाम बदलना चाहे तो सब कुछ करे, लेकिन उसकी राज्य की विधानसभा से लेनी होगी राय।
आप समस्या आती है ना कि क्या राय लेगी तो वो राय देने से मना कर देगी तो क्या संविधान ये प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगा? होगा। मतलब संविधान में लिखा गया है कि राज की राय ली जाएगी। जैसे किसी समय राय देनी होगी, अगर राज जवाब ना दे तो क्या होगा, संसद कितनी बार इसकी इंतजार करे, ये सब समस्या खड़ा होती है। मान लो राष्ट्रपति महोदय जी बिहार को 2 पार्ट में बांटना चाहते हैं और बिहार के जो विधानसभा इसे परमिशन लिया, हम ऐसा कर रहे हैं, और ये परमिशन दे ही नहीं रहा या 2-4 महीना तक डिले हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय जी के पास क्या पावर होगी? तो देखो, इसके तहत जो भी कानूनी उल्लंघन होगा ना वो पैदा हो जाएगी। तो कोई भी राज्य अगर राय देने से देर करता हो या कोई विधानसभा जवाब ही ना देता हो तो संसद को नहीं पता चलता कि आगे क्या करना। तो इस प्रक्रिया में ये संशोधन लाया गया। कौन सा? 5वां संविधान संशोधन। 5वां संविधान संशोधन में बोला गया रुक, कुछ तो हम बदलाव करते हैं। तो इसमें यही बदलाव किया गया कि संसद की राज्य की सीमा हो, नाम हो, क्षेत्र हो, राजधानी हो, बदलाव कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से पहले राज्य की विधानसभा से राय लेनी होगी। इसमें यह भी जोड़ा गया कि संसद तय करेगी कि राज्य की जो भी राय लेने के लिए कितना समय दिया जाएगा। अगर राज्य उस सीमा में नहीं मानती है तो संसद आगे की प्रक्रिया रख सकती है। मतलब राज्य की देरी करने या जवाब ना देने से संसद का कोई काम नहीं रुकेगा, संसद जो चाहेगी वो कर सकती है। ठीक है, समझ रहे हो ना ये बात है। जैसे मान लो भारत सरकार ने तय किया है कि आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा में थोड़ा हम बदलाव करना चाहेंगे, तो रूल क्या कहता है कि जो आंध्र प्रदेश के जो विधानसभा है ना वहां से राय लेना होगा। पहले क्या था कि अगर विधानसभा महीने तक नहीं देती थी तो संसद को लंबा इंतजार करना पड़ता था और कानून की प्रक्रिया आगे बढ़ जाता था। लेकिन जैसे ही 5वां संविधान संशोधन हुआ, 5वां संविधान संशोधन हुआ तो राज्य को एक लिमिटेशन दिया गया कि आपको इतनी दिन के अंदर करना पड़ेगा, नहीं करते हो तो फिर संसद अपने काम नहीं रोकेगा, तुम्हारे चक्कर में हम नहीं बैठेंगे, हम कर देंगे। इस संशोधन की क्यों जरूरत पड़ी? देखो, हमारा देश राज्यों का पुनर्गठन देश चल रहा था, बहुत सारे ऐसे चीज थी ना, जैसे हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, हर समय सीमा बदलनी होती थी, राज्य की विधानसभा से भी मांग की जाती थी, और बहुत सारे राजनीतिक कारण थे जिसके कारण ये संशोधन लाना पड़ा था। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन 1956 बनाना संभव हुआ। तो अनुच्छेद, इसीलिए संशोधन क्या हुआ, 5वां संविधान संशोधन 1955 किया गया। ठीक है, बहुत सिंपल, इतना सिंपल हो गया। अब चलते हैं हम लोग 6ठा संविधान संशोधन। देखो 6ठा संविधान संशोधन क्या कहता है? कहता है कि इस संशोधन द्वारा जो 7वीं अनुसूची के जो संघ सूची में परिवर्तन कर अंतरराष्ट्रीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। देखो क्या हुआ था, जो राज्यों के बीच जो इंटर स्टेट ट्रेड था ना, टैक्सेशन की समस्या, वो तो आपको पता है अनुच्छेद किसमें चल रहा था? अनुच्छेद 4 की समस्या थी, जो मतलब ये संशोधन जो था ना 4, अनुच्छेद 4, नहीं 4 नहीं, 5वां नहीं 5वां भी नहीं, तीसरा संविधान संशोधन था, उसके लेके ये था, उसके लेके था, फिर चौथा हुआ, फिर 5वां हुआ। 5वां में भी तय किया गया। देखो 6ठा क्या था, 6ठा में देखो क्या कहा गया, 6ठा को समझते हैं। 6ठा में देखो क्या कहा गया, सीधा समझो कि तीसरा संविधान संशोधन में आपको बताया ही गया था कि जो टैक्स के लेके मामला जो प्रॉब्लम हुई थी, किसके लिए? टैक्स सेल के लिए। कौन सा अनुच्छेद? फिर से रिपीट करो, अनुच्छेद 269 और 286 के लेके ये जो अमेंडमेंट किया गया था। कौन सा अनुच्छेद? 3rd में। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 6 में कहा गया, अनुच्छेद 6 में कि जो भी राज्यों के बीच में जुड़े कानून होंगे वो पार्लियामेंट बनाएगी, ताकि टैक्स के लेकर राज्य जो भी हो आपस में झगड़ा ना करें। जैसे कौन सा व्यापार राज्य के भीतर माना जाएगा, कौन सा व्यापार राज्य के बीच माना जाएगा, और ऐसे व्यापार पे टैक्स कौन वसूलेगा, राज्य या केंद्र? इसलिए 6ठा संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ी।
तो छठा संविधान संशोधन का था कि इस संशोधन द्वारा जो भी 7वीं अनुसूची के विषय थे संघ सूची में परिवर्तित कर अंतर्राष्ट्रीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब संविधान में क्या बदला, जो 269 था और 286 था, इसके साथ एक नई अनुसूची सूची जोड़ी गई जो 7वीं अनुसूची में ये सब बातें थी। 269 में बदलाव किया गया। पहले क्या था कि जो इंटर स्टेट होंगे, राज्यों के बीच जो भी व्यापार होगा, जो टैक्स लगेगा उसमें केंद्र वसूलेगी और राज्य को देगी, यही नहीं था 269 के तहत। लेकिन साफ नहीं था कि इंटर स्टेट किसे कहा जाएगा, हर राज्य अपनी अपनी परिभाषा दे देते थे। इसलिए छठी संशोधन में ये साफ कर दिया गया कि संसद कानून बनाकर ये तय करेगी कि कौन से बिक्री राज्य के बीच होगा और क्या होगा। और 286 में भी बदलाव किए गए हैं कि किसी भी राज्य का जो भी टैक्स नहीं लगा सकते तो बाहर बेची गई। लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया कि संसद ही तय करेगी कि कौन सी बिक्री राज्य के बिक्कर कहला जाएगा और कौन सी बिक्री इंटर स्टेट कहला जाएगा। मतलब सभी राज्यों के लिए एक कानून बना दिया गया। तो इसीलिए 7वीं अनुसूची में पता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, समवर्ती लिस्ट, ये सब आती है। तो ये संशोधन हमें संसद को पावर दिया गया छठी संशोधन में। मतलब समझो कि मान लो एक कंपनी दिल्ली का है, ठीक है, और वो माल उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बेचती है। तो पहले क्या था कि दिल्ली, यूपी और राजस्थान तीनों में बेची, तो उस माल पर टैक्स लगाने की कोशिश करते थे कौन, और इसमें झगड़ा हो जाती थी। तो छठे संविधान संशोधन में बोला कि यह तय होगी कि इंटर स्टेट में जो भी टैक्स होगा वो केंद्र तो वसूलेगा, राज्य को भी बांट दिया जाएगा, लेकिन अब इसमें कोई भी विवाद नहीं होगा। तो जो पावर था ना वो दे दिया गया किसको, संसद को। इस संशोधन का सीधा मतलब है ना कि राज्यों को जो भी टैक्सेशन की मामला था, ये इंटर स्टेट में वो खत्म हो गया। नहीं समझा, नहीं समझा, समझ में आ गया ना। देखो समझ में आ गया। तीसरा देखो, तीसरा जो है ना वो छठे से लिंक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पहले आपको समझना है ना कि कौन सा विषय। देखो पहले क्या था, तीसरे जो अनुसूची थे, तीसरे संशोधन, तीसरा संशोधन कब हुआ था, तीसरा संशोधन, तीसरा संशोधन कब हुआ था, तीसरा संशोधन कब हुआ था, तीसरा संशोधन हुआ था हमारा 1954 में। तो 1954, देखो 1954 में तीसरा संशोधन हुआ, मतलब ना उसमें सीधा ये लिखा गया था, नियम की परिभाषा और तय किया गया था कि कौन तय करेगा कि राज्य के बीच व्यापार क्या है। लेकिन जब छठा संविधान संशोधन हुआ तो पूरी टैक्स व्यवस्था को लागू किया गया और संसद को यह अधिकार दिया गया कि इंटर स्टेट व्यापार पर जो भी टैक्स वसूले और राज्यों में बांटे। समझ रहे हो ना, ये था। मतलब देखो सरकार ने उस समय क्या किया था, राज्यों को के बीच जो इंटर स्टेट वाला था वो राज्य के बाहर बिक्री की परिभाषा संसद तय करेगी। अब ऐसा नहीं रहा, समझ रहे हो ना। तो ये है पूरा डिटेल। छठा और तीसरा, छठा और तीसरा, छठा था 1900, तीसरा था 1954 में और छठा हुआ हमारा 1956 में। तो ये हमें ध्यान रखना है। और आर्टिकल 269 और 286 भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, समझा। मतलब तीसरा और छठा समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग सतमा। देखो सतमा क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है सतमा जो है। सतमा देखो क्या है, सतमा संविधान संशोधन क्या है समझते हैं। इस संशोधन द्वारा भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जो भी संशोधन था वो राज्यों के पुनर्गठन के मतलब संविधान संशोधन जो थे, सतमा जो संविधान संशोधन था वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।
ठीक है। देखो, इस संशोधन द्वारा भाषाई के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन किया गया। ठीक है, राज्यों का पूर्ण गठन किया गया, जिसे पहले तीन श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को उन्हें विभाजित किया गया, और साथ ही इस अनुरूप में केंद्र और राज्यों के विधान पालिकाओं में सीटों का पूर्ण व्यवस्थित किया गया। नहीं समझा? देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत से लोग अलग अलग राज्य अपने अपने अनुसार डिमांड करने लगे। कोई किसी ने बोला कि हमको भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, कोई कहा कि इस तरह से, कोई इस तरह से बजाओ, मतलब बनाओ। तो देखो, ऐसा नहीं था, हर कोई चाहता था कि अपने तरीका से राज्य को हम डेवलपमेंट करें। तो उस समय हमारा देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। लैंग्वेज के आधार पे मतलब टेंशन होती थी, समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा आपको? उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ ना, एक संशोधन किया गया, 7वां। अब 7वां क्यों किया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। बहुत बड़ा मतलब रीजन था, जो हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, क्या, देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि 7वां जो संविधान संशोधन था, ये कब किया गया था? 1956 में किया गया था। इस संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना, यानी जिन लोगों की भाषा एक जैसी हो उन्हें एक राज्य में रखा जाए। क्या ये संभव है? नहीं। देखो, स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुत सारे प्रांत थे और रियासतें थे, वो अलग अलग थी, बहुत सारे अलग अलग थे। प्रांत भी अलग थे, रियासतें भी अलग थे। तो कई लोगों की मांग थी ना कि राजभाषा के आधार पर बनाया जाए, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया, जिसको पता है, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फैजल अली थे, फैजल अली। और बहुत सारे सदस्य थे, इनके सदस्य थे एम के पनिकर, एच एन कुंड। इसीलिए आयोग की सिफारिश पे 1956 में 7वां संविधान लागू हुआ। क्या मुख्य प्रावधान था? कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पुनर्गठन किया जाए, भारत को इन नए ढंग से बांटा जाए। तो पहले भारत में पता है, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी राज्यों की व्यवस्था की गई थी। तो जैसे ही 7वां संविधान संशोधन हुआ, तो ये व्यवस्था जो था ना, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, उसको हटा दिया गया, और सिर्फ दो प्रकार के इकाई रखा गया। एक को बोला गया स्टेट और एक को बोला गया यूटी। नहीं समझा? समझा? 7वां संविधान संशोधन जो था, वो पहले क्या थी, जब पृष्ठभूमि बनी थी, हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो भाषा के आधार पर बहुत से लोगों ने मांग किया, इसीलिए एक राज्य का पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया। इसकी अध्यक्षता थे फैजल अली। कौन थे? फैजल अली। फिर क्या हुआ ना कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन लागू किया गया। जो पहले के दो प्रावधान थे, उसमें आपको पता होगा, राज्यों को बांटा गया था भाग के आधार पर। पहले आप देखोगे ना, तो भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी था, ये व्यवस्था थी। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो इस व्यवस्था को खत्म किया गया। बोला नहीं, ये सब गलत है, हम दो ही चीज मानेंगे, एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। राज्य और यूनियन टेरिटरी, राज्य और यूनियन टेरिटरी। तो जब संख्या के बदलाव हुआ राज्य की संख्या में, तो जब 1956 की बात करेंगे तो आपसे पूछ देगा कि कितने राज्य थे। तो पता है, उस समय 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। ठीक है। और फिर राज्यों के सीमा में भी बदलाव की गई। कई राज्य की सीमा भाषा के आधार पर बदली गई, जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी बनाई गई। महाराष्ट्र और गुजरात को क्या किया गया? 1960 में अलग किया गया। केरल को मलयालम भाषा बनाया गया। मध्य प्रदेश, पंजाब, मद्रास, बिहार आदि को भी सीमा बदली गई। तो इसीलिए वहां आप देखोगे ना, अनुच्छेद 1 से 4 तक, उसमें 1 से 4 तक संशोधन किए गए। जो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, और अनुच्छेद 4 को भी बदला गया। तो इस तरह से आप देखोगे ना, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश को और राज्य को जोड़ा गया। ठीक है, जैसे इसमें सीधा बोला गया ना कि इस संशोधन द्वारा
भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इससे पहले इसे 3 श्रेणियों में राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त किया गया। 3 श्रेणी नहीं था, 5 श्रेणी था, ए था, बी था, सी था, डी था, उसको खत्म किया गया और क्या बनाया गया, राज्य बनाए गए और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया। मतलब 2 पार्ट में, एक राज्य होंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश होंगे। राज्य 14 बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। साथ ही साथ उनके केंद्र और राज्यों के जो भी विधान पालिका के सीटों को भी उन्होंने पुनर्व्यवस्थित किया गया। समझ में आया? नहीं समझा? समझ में आ गया होगा भाई, इतना डिटेल हमने किया। देखो लिंक भी मैं कर रहा हूं ना, ताकि पूरी संविधान आप पढ़ लो। देखो संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इससे रिलेट करके पूछ देंगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो पहले क्या था आपको पता ना, जब हमारा देश आजाद नहीं था तो उसमें पता 562 रियासतें थी। उसमें कुल मिला के भारत को अलग अलग पार्ट में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। लेकिन कुछ लोगों को ये सब पसंद नहीं आता था, जैसे ना भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय एकता के कारण ये सब विभाजन नहीं अच्छा लग रहा था। तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठती थी, उठती है, आवाज भी उठती रहती है ना। तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसकी अध्यक्षता फजल अली किए थे और इसकी रिपोर्ट 1955 में दी गई। फिर इसी तरह से 7वां संविधान संशोधन हुआ और ये सब जो पार्ट थे उसको खत्म किया गया और फिर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 8वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखो 8वां संविधान संशोधन क्या करता है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया। 1970 तक। देखो आपको पता होगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन है। आप कहोगे ये रिजर्वेशन कहाँ है, आप जाओ उधर अनुच्छेद में 334 में, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334 में भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो संविधान के 334 में व्यवस्था किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में भी और राज्यसभा में सीटों को आरक्षण को 10 वर्ष तक फिक्स किया जाता है। मतलब 1950 से 1960 तक कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, इसलिए 8वां संविधान संशोधन हुआ। लेकिन अनुच्छेद 334 में ये सब बातें कही गई थी। ठीक है, लेकिन अभी की बात, अभी की अगर लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो क्या हुआ लेटेस्ट में आप अगर आप देखते हो तो क्या हुआ, ये तो मतलब ना 8वां संविधान संशोधन है। समझ में आ गया? 8वां संविधान संशोधन, 8वां मतलब ना सीधा आप देखोगे ना, आपने पढ़ा होगा 334 के अनुसार क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडिया के लोकसभा राज्यसभा के सीटों का आरक्षण है। देखो अब एंग्लो इंडिया जो है ना वो खत्म हो चुकी है, आपने देखा होगा खत्म हो चुकी है एंग्लो इंडिया, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें से क्या किया गया, एंग्लो इंडिया को खत्म कर दिया गया, एंग्लो इंडिया को जीरो कर दिया गया। मतलब लोकसभा और राज्य जो विधानसभा के सीटें हैं ना वो 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब एंग्लो इंडिया को खत्म कर दिया गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये 8वां संविधान संशोधन था, सीधा ये समझो। 9वां संविधान संशोधन क्या था इसको समझते हैं। 9वां देखो क्या है, इसके द्वारा संविधान की जो प्रथम अनुसूची थी, प्रथम अनुसूची, संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के शर्तों के अनुसार बेरूबरी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था 9वां संविधान संशोधन को,
जब क्या हुआ ना, भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीमाओं को अदला बदली हुई, यानी भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा इंडिया में, इस तरह से हुआ। तो 1947 में आपको पता है भारत का विभाजन हुआ, पार्टिसिपेट हुआ। तो बंगाल का बहुत सारे भाग थे ना जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और भी आगे चल के बांग्लादेश। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन खींचा गया वो गलत, मतलब गलत तरफ से चले गए और विवाद रह गया। तो इसीलिए ये 9वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में। 1958 की संधि आया था कि भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता होगा, और इसीलिए इंडो पार्क एग्रीमेंट किया गया। इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच हुआ था ये, इसलिए हम इसको नेहरू नून समझौता भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा स्पष्ट किया गया, कुछ विवादित गांव को, जमीन को इधर उधर किया गया, भारत के हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और पाकिस्तान को जो भी है वो भारत को मिल जाएगा। इस तरह से जो पहली अनुसूची था ना, फर्स्ट शेड्यूल, उसमें कुछ बदलाव किया गया। इस तरह से 9वां संविधान संशोधन किया गया। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 में भी कुछ संशोधन किए गए। देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान संशोधन होती है ना तो 368 के तहत होता है, लेकिन जब भी हम अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 करते हैं तो उसी में चेंज कर देते हैं, ना कि उसके लिए हम स्पेशल संविधान संशोधन करते हैं, नहीं। तो इसीलिए अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 में चेंज किया गया। प्रथम अनुसूची में जो भी थे ना वो सब किया गया। ठीक है, तो मेन इफेक्ट यही पड़ा। इस तरह से भारत पाकिस्तान का जो विवाद था वो कुछ हद तक बाउंड्री के लेके खत्म हुआ। तो ये था 9वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखो 10वां संविधान संशोधन क्या था, 10वां समझते हैं। 10वां था 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली के जो क्षेत्र थे वो दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये देखो आपसे पूछते रहता है, हमेशा पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देखो क्या हुआ ना कि 10वां संविधान संशोधन क्या हुआ, ये हुआ था 1961 में। इसमें क्या किया गया, जो दादरा दादरा था और नगर हवेली था तो भारत में औपचारिक रूप से शामिल करना और उसको विलय करना, ये 10वां संविधान संशोधन किया गया था। मतलब जब आपको पता है कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो जो दादरा थे और नगर हवेली थे तो पुर्तगाल के कब्जा में था। सबको जानते हो पुर्तगाल के कब्जा में था। और भारत के जो भी पश्चिमी भाग थे जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। तो इसलिए क्या किया गया, पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिले। इसलिए 1954 में क्या किया ना, आपको पता होगा 1954 में स्थानीय लोगों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ बेजोड़ आंदोलन किया और वहां बोला कि नहीं, मुझे आजादी दिलाओ, स्वतंत्र प्रशासन की डिमांड किया। तो इसलिए 1954 से 1961 तक वहां सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी के रूप में चल रहा था। लेकिन भारत सरकार चाहती थी ना कि भाई कोई हमारे देश में बाउंड्री हो, भारत का ना हो, तो उसने क्या किया, 10वां संविधान संशोधन 1961 में करके भारत को आधिकारिक रूप से दादरा नगर हवेली को भारत का भाग घोषित कर दिया। इसलिए ये यूनियन ऑफ शामिल हो गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसलिए भारत की जो प्रथम अनुसूची था ना, फर्स्ट शेड्यूल, उसी में उसको भी संशोधन किया गया और दादरा नगर हवेली को अनुच्छेद 1 में भी परिवर्तन करके उसमें डाल दिया गया। ठीक है, तो ये जो 10वां संशोधन था ना वो पुर्तगालियों के जो चंगुल में फंसा हुआ था ना दादरा और नगर हवेली, बस भारत में उसको शामिल करना था। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद अनुच्छेद क्या बोलते हो संशोधन हो जाएगा। ठीक है, 11वां देखो क्या बोलता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि रिवीजन भी करते चलना है ना। देखो पहला क्या था, पहला क्या था, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। इसमें क्या किया गया, मौलिक अधिकार जो हमारे अधिकार क्षेत्र में दिए गए थे उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, और जो लैंड रिफॉर्म थे ना, जो राजा महाराजा वाले जमींदारी प्रथा था उसको खत्म किया गया और 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और 9वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ा गया।
दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ। ये जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधि को पूर्वसित किया गया कि जितना जनगणना होगा उसी के अनुसार लोकसभा का सीट भी निर्धारित किया जाएगा। तीसरा संविधान संशोधन हुआ कि जो 7वीं अनुसूची को जो संवर्ती सूची में जो भी दिया गया ना, जैसे टैक्सेशन के रूप में, वो संसद को दिया गया। जैसे 269 और 286 को इसमें चेंज किया गया। उसमें यह बताया गया कि कौन सा टैक्स किसका होगा। मतलब बहुत सारे टैक्स ऐसे होते थे जो भारत सरकार को तसलेंगे, राज्य सरकार को भी बांटेंगे। फिर चौथा संविधान संशोधन हुआ कि जो भी भूमि हस्तगत किया जाएगा राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी मुआवजा कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये न्यायालय नहीं तय करेगा, ये संसद तय करेगी। पांचवा संविधान संशोधन हुआ कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि जैसे मान लो राष्ट्रपति को पूरा पावर है कि कोई भी राज्य को चेंज कर सकता है, बाउंड्री में चेंज कर सकता है, नाम में चेंज कर सकता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं है तो उसको 1 पार्ट में मिला सकता है। ये सब पावर संसद को है, लेकिन ऐसा करने के लिए राज्य विधानसभा से उसको परमिशन लेना होगा। लेकिन ये परमिशन अगर वो ना दे तो भी ये कर सकता, पूरा पावर है, तो इसीलिए ये बोली गई है। छठा संविधान संशोधन था कि देखो, तीसरा संविधान संशोधन और छठा संविधान संशोधन को पूरा क्लियर कर दिया गया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय बिक्री कर होंगे वो पूरा अधिकार केंद्र को अधिकार दे दिया गया कि कब कौन सा टैक्स कहाँ लगाएंगे, इंटर स्टेट क्या होगा, डिफिनेशन सब तैयार उन्होंने कर दिया। मतलब 269 और 286 को पूरी तरीका से जो भी विवाद था उसको एक्सप्लेन करके खत्म कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन था जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 4 पार्ट में भारत को बांटा गया था, उसको खत्म करके 2 पार्ट में ला गया। ये क्या किस में लाया गया, एक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में उसको बांट दिया गया। बस उस समय 14 अनुच्छेद 14 राज्य थे और 6 यूटी थे। ठीक है। फिर 8वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल इंडियो को जो सीट थे ना वो 10 वर्षों अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो आंग्ल समुदाय वाला सीट जो है ना वो खत्म हो चुका है अनुच्छेद 104वां संशोधन के तहत। 1920 में इसको खत्म किया गया। ठीक है। 9वां संविधान संशोधन जो है, इसमें विवाद था पाकिस्तान और भारत के बीच में 1958 की संधि के तहत कुछ जो लैंड थे वो पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान में ट्रांसफर किया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ कि जब आजादी से पहले पुर्तगाली के कब्जा में कौन थे, दादरा नगर हवेली था और दादर था, ये दोनों को भारत में शामिल किया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब चलते हैं 11वां। देखो 11वां क्या कहता है कि इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जो प्रावधान में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया और साथ ही साथ देखो इसको पढ़ते हैं। देखो इस संशोधन का क्या उद्देश्य था, जैसे भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति का स्पष्ट सरल करना। देखो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन भाग लेंगे, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, लोक राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। 55 में कहा गया है 55 में कहा गया है कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 56 में कहा गया है कि उनकी कार्यकाल कितनी होगी। 57 में कहा गया है उसकी री इलेक्शन हो सकती है। 58 में उनकी क्वालिफिकेशन है। 59 में उनकी शर्तें है। 60 में उनका ओथ है मीन शपथ। 61 में उसको हटाया जाएगा, किससे हटाया जाएगा, संसद के द्वारा। कैसे, डिटेल में मैंने बताया भी है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जाता है। इसमें मनमोनित भी भाग लेते हैं और निर्वाचित भी। 61 था। 62 में है कि अगर मान लो 62 में क्या बोला गया है कि मान लो कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर क्या किया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। 63 में एक भारत में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था किया गया और 64 में उनकी राज्यसभा का पदेपन सभापति होगा। मैंने पूरा अनुच्छेद बताया। तो देखो अब चलते हैं यहाँ पे इस संशोधन की बात करते हैं। देखो भारत के जो राष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति होंगे, जो चुनाव से जो भी प्रक्रियाएं होगी उनको स्पष्ट किया गया। क्या किया गया जो चुनाव की प्रक्रिया है ना ये किया गया। देखो
अनुच्छेद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 और 66 में क्या प्रावधान दिए गए हैं सब मैं बता चुका हूँ। लेकिन संविधान को जब लागू हुआ ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा हो गई, खासकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुआ ना, संसद के दोनों संयुक्त बैठक का उल्लेख था जो व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन था। तो इन प्रक्रिया को हटाने के लिए 11वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कब किया गया था? 1961 में। क्या इसमें प्रावधान लाया गया? इसमें प्रावधान लाया गया कि जो आर्टिकल 66 है ना, आर्टिकल 66 में ये कहा गया है कि जो भी पहले क्या था कि संविधान के मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के संयुक्त बैठक होता था। जैसे मान लो उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव हो तो उसमें संयुक्त बैठक होता था, लेकिन 11वां संशोधन में ऐसा कुछ नहीं रहा, सब बदल दिया गया। अब क्या हो गया कि संसद के दोनों सदनों के जो भी सदस्य होंगे वो अलग अलग मतदान किया जाएगा, ना कि संयुक्त रूप से। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर वोट देते हैं, परंतु संयुक्त से नहीं। ये किया गया 11वां संविधान संशोधन 1961 में। ठीक है, समझ रहे हो आप? समझ में आ रहा है आपको? यही बात बोला था, मतलब ना पहले ये विवाद था संयुक्त करके वोटिंग होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होती है ना, अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होती है और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं उनको हटा दिया गया, संयुक्त वाले हटा दिया गया, इंडिविजुअली कर दिया गया। और एक और अनुच्छेद आप पढ़ते हो, अनुच्छेद 71, जिसमें मान लो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कोई भी विवाद खड़ा होती है तो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो ये भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए 11वां संविधान संशोधन किया गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, इधर क्या लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि निर्वाचन में पद की जो भी रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती, वो अनुच्छेद 71 में बोला गया ना, अनुच्छेद 71 में। लेकिन विवाद अगर खड़ा होती है तो फिर हम चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, समझा? तो ये 11वां संविधान संशोधन में ये किया गया था। कब? 11वां संविधान संशोधन में ये बातें लिखी गई थी। ठीक है, क्योंकि देखो पहले क्या थी ना कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता था ना तो ज्वाइंट सिटिंग में किया जाता था, दोनों को एक राज्यसभा लोकसभा को बुला के वोटिंग होती थी। तो इसका बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो अब इसका निपटारा 11वां संविधान संशोधन में कर दिया गया। अनुच्छेद 66 को थोड़ा सा संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 71 को भी किया गया। देखो अनुच्छेद 66 क्या कहता है, पहले अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है? पहले देखो अनुच्छेद 66 को दो पार्ट में पढ़ो, देखो डिटेल पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना। अनुच्छेद 66 में पहले और अब में क्या किया गया? अनुच्छेद 66 में पहले था ना कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो संसद के दोनों संयुक्त बैठक से किया जाएगा, अनुच्छेद 66 के अनुसार। बोला अब ऐसे नहीं होगा, अब राष्ट्रपति का जो भी चुनाव होगा वो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाएगा, लेकिन इसको संयुक्त नहीं कहा जाएगा। अब भाग कौन लेंगे? सब जानते हो, लोकसभा और राज्यसभा के मनमोनित और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं इसमें। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होंगे ना वो अलग अलग वोट देंगे या देते हैं। इनमें सदस्यों की कुल, सब जानते हो, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 71 भी था। देखो पहले ये स्पष्ट नहीं था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई भी विवाद या गड़बड़ी हो तो इसका निर्णय कौन लेगा। ये बहुत बड़ी मुद्दा था। मान लो कि पहले क्या था, चुनाव हुआ और कोई मुद्दा गड़बड़ हो गई या आपस में झगड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम एरर आ गया, उसका निर्णय कौन लेगा? संसद लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा, कौन लेगा? तो 71 में ही इसकी प्रावधान किया गया, नहीं कोई भी अनुच्छेद 71 में कोई भी विवाद खड़ा होगी तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा और इस मामला को सुनेगा। ठीक है,
मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव से कोई भी विवाद अगर खड़ा होती है, डिस्प्यूट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। यानी इस विषय पर कोई भी निकाय बॉडी दखल नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि संसद अपने आप इसको सोल्व करेगी, ऐसा नहीं होगा। देखो इसमें निर्वाचन की चुनौती नहीं दी सकती, मतलब ना कोई जैसे कोई भी इसका संस्था नहीं दे सकता। तो ये अनुच्छेद किसको संशोधन किया गया? अनुच्छेद 66 को और अनुच्छेद 71 को किया गया। देखो अगर आप संशोधन पढ़ रहे हो तो तो अनुच्छेद आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जो भी काम हो रही है ना संशोधन में, वो अनुच्छेद को ही संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे ना, तो आप उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है ना, वो बहुत सरल किया गया। देखो हाल फिलहाल आप देखोगे तो उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी थे, वो क्या किए हैं? सजा बोलते हैं, इस्तीफा दिए हैं। तो पता है इस्तीफा कैसे दिए हैं? अनुच्छेद 67 में क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल होगा 67A में, ये 67 ए में वो इस्तीफा दिए, 67A के तहत उनको इस्तीफा दिया गया, 67A के तहत, और 67B के तहत उनको हटाने की प्रक्रिया है। समझ रहे हो ना? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। तो ये था अनुच्छेद ये संशोधन कौन सा? 11वां। ठीक है, अनुच्छेद 11वां। अब है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 कहता है कि इसके अंतर्गत संविधान की जो प्रथम अनुसूची में जो संशोधन कर गोवा, दमन, दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। देखो 10वां जो संविधान संशोधन था वो किसके अनुसार किया गया? दादरा नगर हवेली और दमन और दादरा नगर हवेली को पुडुचेरी के मतलब ना वहां से हटा के अपने क्षेत्र में लाया गया। लेकिन यहाँ है ना, यहाँ जो है, अरे 10वीं की मैं बात कर रहा हूँ भाई। देखो 10वां मैंने बताया ना, यहाँ देखो याद भी करते चलो ना, नहीं तो पता चला कि आप भूल चुके हो। एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ठोक दो। देखो है ना 10वां है ना 10वां, ये दादरा नगर हवेली, इसको चंगुल से किससे निकाला गया? पुर्तगालियों से, और भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो इसी तरीका से 12वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें क्या हुआ ना, 12वां संविधान संशोधन में कि प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। प्रथम अनुसूची क्या है? अनुसूची जो है उसमें क्या बोला गया कि जो गोवा है, दमन और दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। मतलब ना कि गोवा, दमन और दीव को यूनियन ऑफ टेरिटरी औपचारिक रूप से शामिल किया गया, क्योंकि आपको पता है ना कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सभी क्षेत्र आजाद हो चुके थे। जैसे गोवा थे, दमन और दीव थे, अभी भी पुर्तगाली के कब्जे में थे। ये भी पुर्तगालियों के ही कब्जा में था, लेकिन पुर्तगाली इन इलाका को छोड़ने से सीधा मना कर रहे थे। बोल रहे थे नहीं, मैं कैसे इसको छोड़ूंगा। भारत ने कई बार बातचीत जो नोगेशंस है ना, उससे सोचा कि नहीं मैं कुछ करूं, लेकिन कुछ ना हुआ। तो भारतीय सेना ने कार्रवाई करनी पड़ी। भारतीय सेना बोला अरे साला तू ना चुनेगा, चुप। फिर क्या किया गया? दिसंबर 1961 में क्या किया गया? सैन्य अभियान चलाया गया, जिसको ऑपरेशन विजय कहा जाता है। 1961 में ऑपरेशन विजय कहा जाता है। इसी अभियान के तहत भारत ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, और 19 दिसंबर 1961 को तीनों क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ गए। और इस क्षेत्र के बाद औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बनाने के लिए हमें 12वां संशोधन करना पड़ा 1962 में। ठीक है, एक संशोधन क्या हुआ था? 10वां, जो दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से चंगुल से छुड़वाया। और एक 12वां संविधान संशोधन हुआ, जो भी गोवा को, दमन और दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, पहला गोवा, दमन और दीव सब पुर्तगाली के कब्जा में थे। अब देखो कोई भी चीज को अगर आप किसी से शामिल करते हो ना, तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 को संशोधन करना पड़ता है।
इसके लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हम खाली अनुच्छेद को चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, बाद में पता है यही आगे जाके 1987 में आप देखोगे ना तो गोवा को पूर्ण राज्य मिल चुकी है, 1987 में मिली है। और दमन और दीव अभी भी केंद्र शासित प्रदेश बन रहे हैं। 1920 में पता है दमन और दीव को भी दादरा नगर हवेली के साथ मिला दिया गया है और एक नया केंद्र शासित बनाया गया है। दादरा नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सभी अभी की अगर फिलहाल बात करोगे तो 2020 में। तो समझ में आ गया 12वां संशोधन क्या हुआ था। आगे चलते हैं। देखो 13वां संविधान संशोधन क्या कहती है। 13वां संविधान संशोधन कहता है 13वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान बनाकर इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। देखो क्या ये बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छा संविधान संशोधन है। नागालैंड को भारत का एक नया राज्य बनाना और विशेष अधिकार मतलब स्पेशल प्रोविजन देना। किसके तहत? अनुच्छेद 13 संशोधन किया गया, 13वां संविधान संशोधन किया गया है इसमें 1962 में। देखो जैसे भारत के जो भी पूर्वी क्षेत्र है ना ये, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र का राज्य है और लंबे समय से अभी भी देखोगे ना तो नागालैंड के लोग अभी भी अलग अलग तरह के डिमांड करते हैं। तो वहां के जो लोग थे ना वो अभी भी सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। तो आजादी के बाद जो नागा क्षेत्र था ना वो असंतोष और विद्रोह चलता रहा, तो भारत सरकार ने इसको सुलझा लिया और 1957 में एक नागा हिल्स 2 के नाम से जो भी एक प्रशासनिक क्षेत्र है उसको बनाया था। फिर बाद में क्या हुआ ना, भारत सरकार और नागा के जो भी नेताओं लोग थे वो आपस में बैठे और वहां से एग्रीमेंट हुआ जिसको 1960 में हुआ था। फिर क्या हुआ ना, क्योंकि आप जानते हो कि नागालैंड एक विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक राज्य है, तो इसीलिए नागालैंड को 16वां राज्य घोषित किया गया और नागालैंड को 1 दिसंबर 1913 को एक नए राज्य के रूप में बना दिया गया। इससे पहले असम राज्य से अलग किया गया। तो ये 13वां संविधान संशोधन में विशेष प्रोविजंस दिया गया। ठीक है, पता देखो कोई भी राज्य को विशेष प्रोविजन देने के लिए आपको पता है ना 371 ए में इस प्रोविजंस दिया गया है, तो इसीलिए नागालैंड को इसमें दिया गया। क्या क्या प्रावधान मिले, बहुत सारे मिले, उतना डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है। कोई भी देखो देखो अनुच्छेद 371 के तहत आप किसी भी राज्य को विशेष अधिकार आप दे सकते हो। मीन्स क्या करती है ना संसद जो होती है ना वो कानून बनाकर उसको देती है, जैसे धार्मिक के, सामाजिक रीति रिवाज के, बहुत सारे चीजों पे दिया जाता है और इसका विशेष अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, ताकि उस स्थिति के जैसे आप आगे अभी भी आप नागालैंड में जाना चाहोगे ना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे विशेष प्रावधान दिया गया। ठीक है, तो ये 13वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, समझा? 13वां संविधान संशोधन समझ में आ गया। किसके लिए किया गया था? नागालैंड के लिए। नागालैंड के लिए 10वां दादरा नगर हवेली के लिए, 12वां दमन और दीव गोवा के लिए। ये सब याद रखना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 14वां संशोधन। इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो पुडुचेरी था ना वो भारत में शामिल किया गया। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका और मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया। 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। मतलब ना जैसे पुडुचेरी हो गया जो पहले किसके अधीन था? फ्रांसी के अधीन था, उसको भारत में शामिल किया गया। तो इसमें आप देखोगे ना क्योंकि 1947 जब आजाद हुआ तो बहुत सारे विदेशी शक्तियां यहाँ पे शासन कर रही थी। जैसे फ्रांस के अधीन में 4 प्रमुख थे, एक तो पुडुचेरी था, कराईकल था, माहे था, यमन था, ये सब फ्रांस के अधीन था। फिर भारत और फ्रांस से समझौता हुआ, फिर क्या किया गया 14वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो इसको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं इस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। इसको मैं 14 को मैं पूरा डिटेल करूँगा, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल ही पढ़ेंगे ना, ताकि दिमाग खुल जाए।